अपने कोल्ड ब्लडेड नेचर के बावजूद क्रोकोडाइल और एलिगेटर जानवरों की दुनिया में सबसे ज्यादा केयरिंग और जेंटल पेरेंट्स होते हैं। सच में? जी हाँ, मादा मगरमच्छ एक बार में 10 से 60 अंडे देती है और फिर अपने अंडे नदी के किनारे घोंसलों में दबा देती है। वह अपने दांतों से पौधों को तोड़ती है और अपने पिछले पैरों से उन्हें इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। क्रोकोडाइल मदर अपने अंडों को खतरों से बचाने के लिए बहुत ही सब्र के साथ 3 महीनों तक इंतजार करती है। हालांकि मगरमच्छ खुद बहुत ताकतवर और खतरनाक जानवर होते हैं, फिर भी वह अपने घोंसलों की हिफाजत के लिए दूसरे जानवरों की मदद लेते हैं। वाटर थिक नीज। जी हाँ, आपको सुनने में खतरनाक लग सकता है, लेकिन इन बर्ड्स का क्रोकोडाइल के साथ एक गठबंधन होता है। यह दोनों अपने अंडे एक साथ रखते हैं और एक साथ नाइल मॉनिटर जैसे रेप्टाइल्स और बड़े शिकारियों को भगाते हैं। मगरमच्छ की सुनने की ताकत काफी अच्छी होती है। कोई खतरा होने पर यह पक्षी मगरमच्छ को आगाह करती है और मादा मगरमच्छ अपने घोंसले और अंडों को बचाने के लिए पानी से बाहर निकल आती है। जब क्रोकोडाइल के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका साइज एक बड़े केले जितना होता है और उन्हें बड़े होने में सालों लगते हैं, जिसमें उनकी स्पीशीज के हिसाब से 4 से 15 साल तक लग सकते हैं। कुछ मामलों में एक मादा क्रोकोडाइल अंडे को अपने मुंह में डालकर और उन्हें रोल करके बच्चों को अंडे से बाहर निकलने में मदद करती है। तो क्या वह बच्चों को मुंह से बाहर निकालती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। क्रोकोडाइल के बच्चे जीवन के पहले 1 से 3 वर्षों के दौरान अपनी माँ के करीब रहना पसंद करते हैं। माँ अपने बच्चों को घोंसलों से बाहर निकलने में मदद करती है और उन्हें अपने मुंह में रखकर पानी में ले जाती है। एक मादा क्रोकोडाइल एक बार में 15 बच्चों तक को अपने मुंह में रख सकती है और उसके इंस्टिंक्ट्स उसे अपने जबड़े बंद करने से रोकते हैं। इसलिए अंडों से निकले बच्चे क्रोकोडाइल के मुंह में इतना सेफ महसूस करते हैं जैसे वे किसी पालने में हों, मतलब दांतों से भरे पालने में। हालांकि मगरमच्छ अपने बच्चों को शिकार करना और शिकारियों से बचना भी सिखाते हैं, फिर भी शिकारियों और मौसम से जुड़े हुए खतरों की वजह से सिर्फ 1% बच्चे ही एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। यह किसी भी पेरेंट के लिए बुरी खबर हो सकती है। क्रोकोडाइल ठंडे खून वाले रेप्टाइल होते हैं। अगर वह रोते हैं तो उसकी अकेली वजह इमोशनल नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल होती है। जब क्रोकोडाइल पानी से बाहर काफी समय बिताते हैं तो उनकी आंखें काफी ड्राई हो जाती हैं। वो अपनी आंखों को गीला करने के लिए रोते हैं। यदि एक बेबी क्रोकोडाइल अपने बचपन में सरवाइव करने में कामयाब हो जाता है तो यह काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। कुछ और रेप्टाइल जैसे कछुओं और वेल्स की तरह क्रोकोडाइल में भी नेग्लिजिबल सेनेसेंस होता है। आसान शब्दों में कहें तो उनमें नॉर्मल एजिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि वह बूढ़े नहीं होते हैं, बस बड़े और खतरनाक होते जाते हैं। उन्हें केवल बीमार होने और दूसरे शिकारियों के हमले का डर होता है। हालांकि एक मगरमच्छ की औसत उम्र 50 से 70 साल के बीच होती है, लेकिन उनमें से कुछ की उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है। तो थ्योरी में आपकी मुलाकात डीप ट्रॉपिक्स में 500 साल के एक हवाई जहाज जितने बड़े क्रोकोडाइल से भी हो सकती है, लेकिन आपके सरवाइव करने और इस मुलाकात के बारे में बता पाने के चांसेस कम ही होंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल की भूख उसके शरीर के हिसाब से बढ़ती है। मिस्टर फ्रेशी, जिसकी 140 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, कैप्टिविटी में रहने वाले सबसे पुराने क्रोकोडाइल्स में से एक था। इसे 1970 में मूर हेड नदी में पकड़ा गया था और यह ऑस्ट्रेलियाई चिड़ियाघर में रहता था। मिस्टर फ्रेशी को मीठे पानी के क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता था। इस नस्ल ने कभी भी इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 10 साल की उम्र में जब क्रोकोडाइल के शरीर की लंबाई लगभग 5 से 10 फीट तक पहुंच जाती है तो वह खुद अपने बच्चे पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मेटिंग डांस के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें नर एक खास तरह की कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज निकालता है जिसे इंसान नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मादा क्रोकोडाइल के लिए यह माँ बनने और खूबसूरत पेरेंटिंग ट्रेडिशन को जारी रखने के एक इन्विटेशन की तरह होता है। अरे क्या हम इसे क्रोकोडाइल रॉक कह सकते हैं? मुझे तो यह गाना बहुत पसंद है। केवल क्रोकोडाइल ही हाई फैमिली वैल्यू और डेडिकेशन को नहीं दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पोलर बेयर काफी अटेंटिव होते हैं और अपने कब्ज को ठंडे हालातों में भी सभी जरूरी सर्वाइवल स्किल सिखाने में काफी वक्त खर्च करते हैं। जब बच्चे अपनी माँ के पेट में होते हैं तो पोलर बेयर गहरे स्नो ड्रिफ्ट में खुदाई करके एक खास जगह बनाते हैं। यह जगह इनके आने वाले बच्चों के लिए एक घर की तरह काम करती है। वह अपने जीवन के पहले कुछ महीने अपनी माँ से दूध और गर्मी लेते हैं। पोलर बेयर आमतौर पर नवंबर और जनवरी के बीच में बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को स्प्रिंग तक
बाहर नहीं निकलने देते। नए पैदा हुए बच्चों का फर बहुत हल्का होता है और यह कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब कब्ज मांद से निकलते हैं तो मादा बेयर उन्हें बाहर की दुनिया में रहने के तरीके सिखाना शुरू कर देती है। बच्चे उसकी हर हरकत की नकल करते हैं। वह माँ से तैरना, शिकार करना, मांद बनाना और माइग्रेट करना सीखते हैं। माँ शिकारियों और बड़े पोलर बेयर से लड़ती है और अपने बच्चों को हर खतरे से छिपा लेती है। 2-3 साल साथ रहने के बाद बच्चे हर वह चीज सीख लेते हैं जो जरूरी होती है और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन वह अपनी माँ को सारी जिंदगी पहचान सकते हैं। उनकी जिंदगी 30 वर्ष तक की हो सकती है। केयरिंग मदरहुड का एक और उदाहरण हमारे करीबी रिश्तेदारों प्राइमेट्स में भी पाया जाता है। गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबोस मतलब चिंपैंजी का चचेरा भाई अपने नवजात बच्चों को इंसानों की तरह चूमते और गले लगाते हैं। अपने बच्चों को खाना खिलाते समय मादा प्राइमेट एक खास हार्मोन रिलीज करती है जो मदरहुड फीलिंग्स और जेंटलनेस से जुड़ा होता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है तो ओरंगुटैन को इसमें महारत हासिल है। ओरंगुटैन में यह प्रोसेस 8 सालों तक चल सकता है। जंगलों में ओरंगुटैन मादा 7 साल तक अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जो किसी भी दूसरे प्राइमेट से ज्यादा है। इस वक्त में मादा अपने बच्चों को खाना ढूंढने और खुद स्लीपिंग नेस्ट बनाना सिखाती है। मादा ओरंगुटैन और उनकी माँ के बीच का बॉन्ड नरों के मुकाबले काफी मजबूत होता है। बेटियां माँ के साथ तब तक रहती हैं जब तक वे बच्चे पैदा करने की उम्र तक नहीं पहुंच जाती, जो कि 15 या 16 साल है। जी हाँ, वे ऐसे ही नहीं चली जाती। इंसानों की तरह एप्स के साथ भी मदर इशू हो सकते हैं जो उनकी सोशल लाइफ पर इफेक्ट डालते हैं। माँ का सपोर्ट प्राइमेट्स को युवा होने पर डोमिनेंस और मीटिंग सक्सेस हासिल करने में मदद करता है। दूसरी ओर जिन एप्स को अपने बचपन में ठीक नर्चरिंग नहीं मिल पाती, मैच्योर होने पर वह कम बच्चे पैदा कर पाते हैं। अफ्रीकी हाथियों के नर डोमिनेंस के लिए नहीं लड़ते हैं क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों को मादाएं हल करती हैं और झुंड के हर बच्चे की देखभाल मिलजुल कर की जाती है। बच्चे को जन्म देने और पालने में एक मादा हाथी की बहनें और बड़ी चाची मदद करती हैं। इसलिए हथनी माँ को दुनिया की सबसे प्रोटेक्टिव माँ माना जाता है। हाथी मादाएं और बच्चे झुंड में एक खास घेरे में एक साथ यात्रा करते हैं। वह समूह के सबसे कम उम्र के सदस्यों को शिकारियों से बचाने के लिए घेरे के अंदर रखते हैं। साथ ही बड़े हाथी झुंड की स्पीड को एडजस्ट करते हैं ताकि बच्चे थके नहीं और पीछे न छूट जाएं। सोशल ग्रुप में मादाएं प्यार भरे इशारे करके बच्चों के साथ बात करती हैं और उन्हें सिखाती हैं कि खाना कैसे तलाश करना है। मादा हाथी अपनी माँ के बहुत करीब होती हैं और आमतौर पर तब तक साथ रहती हैं जब तक माँ बूढ़ी होकर मर नहीं जाती। हाथियों का एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 65 वर्ष या उससे भी ज्यादा होता है। मादा 2 साल तक अपने बच्चों को पेट में रखती है। शायद यही वजह है कि वह एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। जिराफ मादाओं का प्रेगनेंसी पीरियड भी काफी लंबा होता है, लगभग 15 महीने का। लेकिन यह समझ में आता है क्योंकि जिराफ का बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जिराफ माँ अपने बच्चों को करीब 9 से 12 महीने तक पालती है। जब उसे खाने की तलाश में जाना होता है तो वह अपने बच्चों को छिपा देती है या दूसरे जिराफ को उनकी देखभाल करने के लिए छोड़ कर जाती है। इंसानों की तरह ही जिराफ मादाओं को भी जागते रहने की जरूरत होती है। वे दिन में 30 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक सो पाती हैं या कभी कभी इससे भी कम समय के लिए, जैसे एक बार में 5 से 10 मिनट। बचा हुआ वक्त बच्चों की हिफाजत करने और उनकी देखभाल करने में गुजरता है। एम्परर पेंगुइन मादा भी मुश्किलों से नहीं डरती है। अंडा देने के बाद मादा इसे नर के पास छोड़ देती है जो इसकी हर खतरे से हिफाजत करता है। इस बीच माँ समुद्र के किनारे तक पहुँचने और कुछ मछलियाँ पकड़ने के लिए 50 मील तक की लंबी यात्रा करती है। मछली पकड़ने के बाद वह अपने नए पैदा हुए बच्चों को मछली खिलाने के लिए वापस लौट आती है। सी फूड। अपने शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करके मादा पेंगुइन नए पैदा हुए बच्चे को सेफ और गर्म रखती है।